प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, कोरोना समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से कहा कि ये दशक भारत और अमेरिका के लिए काफी अहम होने वाला है और दोनों देशों को साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे 2014-2016 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। आपका नेतृत्व निश्चित रूप से इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। जो बाइडेन ने गांधी जयंती का जिक्र किया। जो बाइडेन ने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के बारे में बात की और कहा कि ये ऐसी अवधारणा है जो आने वाले समय में हमारे ग्रह के लिए काफी अहम है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि इस प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में बहुत अहमियत रखेगी। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि मुझे लंबे समय से विश्वास है कि अमेरिका भारत के बीच के संबंध हमें कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में 2006 में जब मैं उपराष्ट्रपति था, मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देशों में होंगे। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की पहली बैठक बेहद कामयाब रही। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग, समृद्धि और शक्ति संतुलन को लेकर चर्चा की। बैठक में कोरोना महामारी की चुनौतियों, वैक्सीन के उत्पादन को लेकर भी बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड दुनिया में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आपसी सहयोग की ये जरूरत ज्यादा महसूस की गई। देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। क्वाड की बैठक में चीन के बढ़ते सैन्य दखल के साथ अफगानिस्तान के बदले राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों पर चारों देशों ने लंबी बात की। पीएम मोदी ने इस बैठक में चीन के खिलाफ क्लीन ऐप अभियान का भी जिक्र किया। क्वाड देशों के एक साथ आने से चीन बौखला गया है। चीन की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं और समय के साथ ऐसे गुट खुद ही खत्म हो जाते हैं। चीन ने कहा कि ये समय किसी के खिलाफ गुटबाजी करने का नहीं है, इसलिए क्वाड को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा और भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने
अपने भाषण में अफगानिस्तान के हालात का भी विस्तार से जिक्र किया। इमरान खान ने दुनिया भर के देशों से तालिबान की नई सरकार का साथ देने की अपील की। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल शाम दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की थी। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है। बताया जा रहा है कि गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हो सकता है। कल शाम सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सचिन पायलट के अलावा राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा लंबे समय से चल रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस गहलोत खेमे के विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। असम के दरांग जिले के धौलपुर गांव में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा कारणों से बलुआ घाट इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच असम में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। असम हिंसा के बहाने ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी शासन में कोई कानून नहीं है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के उपचुनाव में राजनीतिक संग्राम तेज हो गया। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल के साथ बदसलूकी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता डीसीपी साउथ डिवीजन आकाश मघेरिया ने प्रियंका टिब्रेवाल के साथ बदसलूकी की। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर डीसीपी साउथ डिवीजन आकाश मघेरिया को सस्पेंड करने की मांग की है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज जाएंगे। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पार्टी में शामिल होने के बाद ये ओवैसी का पहला प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज में ओवैसी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अतीक अहमद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है। ये एफआईआर अमन गिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। साथ ही पुलिस के कुछ अफसर और कुछ नेता भी सीबीआई की जांच सूची में हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिनमें 545 पुरुष और 216 महिला शामिल हैं। सामान्य वर्ग से 263, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से 86, अन्य पिछड़ा वर्ग से 229, अनुसूचित जाति से 122, अनुसूचित जनजाति के 61 कैंडिडेट ने परीक्षा पास की है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक बिहार के शुभम ने टॉप किया है। वहीं भोपाल में पढ़ाई करने वाली जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान पाया है। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। वहीं कर्नाटक में पूरी क्षमता के साथ 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने का फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना को 56 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पेनिश कंपनी एयरबस डिफेंस स्पेस के साथ एक समझौता तय किया है, जो भारतीय वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। 56 में से 40 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी से ही किया जाएगा, जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देगा। इस डील के तहत वायुसेना को C295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे,
जो अभी वायुसेना के एवरो एयरक्राफ्ट से बदला जाएगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनावी मिशन शुरू हो गया है। आज से रोजगार गारंटी यात्रा निकलेगी। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के मुताबिक ये यात्रा नैनीताल विधानसभा से निकाली जाएगी। इस यात्रा को बेरोजगार युवा हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं। जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मनाही पर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों से नफरत करती है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है। एक और एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू आमने सामने है, तो दूसरी ओर विरोधी दल लगातार केंद्र सरकार को पिछड़ा विरोधी बताने में लगी है। हरियाणा के जिंद में आज INLD की महारैली होगी। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की नींव रखने का दावा किया जा रहा है। जिंद की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती मनाई जाएगी। ये आयोजन इनेलो हर साल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करती रही है। रविवार को नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की बैठक होगी। इन राज्यों के हालात की समीक्षा की जाएगी। बैठक के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भयानक शूटआउट की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर कोर्ट में गोलीबारी हो रही है। ये गोलीबारी टिल्लू गैंग के 2 बदमाश और पुलिस के बीच हो रही है। इस गोलीकांड में बदमाशों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों बदमाशों को मार गिराया। गोलीकांड की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस कदर भयानक है। गोलीकांड कोर्ट नंबर 206 में हुआ। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे पेशी के लिए लाया गया था। टिल्लू गैंग के दोनों बदमाश पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे। दोनों बदमाश वकील के भेष में कोर्ट में घुसे थे। जैसे ही जितेंद्र गोगी पेशी के लिए खड़ा हुआ, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जज गगनदीप सिंह के सामने ही उन्होंने गोगी को 3 गोलियां मारी। गोगी को अस्पताल ले जाया गया, मगर गोगी ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर करीब 12:30 बजे टिल्लू गैंग के राहुल और मोरिश उर्फ मोरेश्वर वकील के कपड़े पहनकर कोर्ट में दाखिल हुए थे। गेट नंबर 4 से वकील की ड्रेस में होने के चलते चेकिंग नहीं होती। पहले भी कोर्ट की सिक्योरिटी की रेकी कर चुके थे। दोनों शूटर्स ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और कोर्ट में पहुंचे। राहुल बागपत का रहने वाला था और उस पर 50,000 का इनाम था। दूसरा हमलावर बक्करवाला दिल्ली का रहने वाला था। इस केस में ज्वाइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज SS यादव मामले की तफ्तीश कर जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 युवकों की लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ढाबे में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। तस्वीरें चोरहट्टा थाना क्षेत्र की हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह में पिटाई का ये तीसरा वीडियो है जो वायरल हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तालिबान को मान्यता देने से साफ किया इनकार। कहा, तालिबान के कामकाज और उसके रवैये से तय होंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके रिश्ते। ये दुनिया पर एहसान नहीं होगा, बल्कि सुरक्षित अफगानिस्तान और राजनीतिक स्थिरता के लिए ऐसा करना जरूरी। चीन के विदेश मंत्रालय ने हांगकांग मसले पर अमेरिकी हस्तक्षेप से जुड़े सबूत किए जारी। हांगकांग से जुड़े विधेयकों में अमेरिका की दखलंदाजी को बताया चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा। मैक्सिको सीमा पार कर रियो ग्रांडे नदी से रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी पहुंचे अमेरिका। मैक्सिको पुलिस के पहुंचने के बाद कई लोग नदी और पुलिस के बीच फंसे, कई सीमा पार करने में रहे सफल। स्पेन में अलग कैटेलोनिया की मांग करने वालों ने अपने नेता कार्ल्स पुigdemont के पक्ष में इटली के सार्डिनिया के कोर्ट के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुigdemont को बरी करने की मांग रखी। कैटेलोनिया नेता को इटली की पुलिस ने हाल ही में किया था गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड में 26 सितंबर को होगा समलैंगिक विवाह से जुड़े विधेयक के लिए मतदान। पश्चिमी यूरोप में स्विट्जरलैंड उन आखिरी चंद देशों में जहां समलैंगिक विवाह को नहीं मिली है मंजूरी।